गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हम लोग बात करते हैं एसएचएम एंड वीव। एसएचएम का अगर बात करें तो एक पार्टिकल है जो दो पॉइंट्स के बीच ऑसिलेट करता है। एक पार्टिकल है जो दो पॉइंट्स के बीच ऑसिलेट करता है और इसका मीन पोजीशन ऑफ ऑसिलेशन मान लीजिए O है और किसी समय पर पार्टिकल इस पॉइंट P पर है जिसका डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से x है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन इज x। ऐसे भी जब भी हम डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं तो हमेशा मीन पोजीशन से ही मेजर करते हैं। तो पार्टिकल के ऑसिलेशन के दौरान जो x का वैल्यू समय के साथ चेंज करता है उसका इक्वेशन लिख सकते हैं x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। ऑब्वियस है x है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। ये दिमाग में रखिएगा कि x का जब भी हमको वैल्यू आएगा तो वो x पार्टिकल के पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। किसके रिस्पेक्ट में? मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में। ऑब्वियस है ये एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन है और इसमें ओमेगा टी प्लस फाइव को बोलते हैं फेज एट एनी टाइम t और इस फाइव को बेसिकली फेज कांस्टेंट कहते हैं। अब जब पार्टिकल का इस ढंग से हमको पोजीशन मिल गया है कि समय के साथ कैसे वेरी करता है, तो अगर पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर इस मीन पोजीशन पर है तो फाई का वैल्यू सीधे क्या हो जाता है? 0। मतलब कि यही इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा x इक्वल टू a साइन ओमेगा t अगर t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल मीन पोजीशन पर हो। लेकिन अगर पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर इस एक्सट्रीम पोजीशन पर है, अगर हम कहते हैं एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू प्लस a, तो ऐसे स्थिति में यही इक्वेशन ऑफ एसएचएम साइन नहीं बल्कि कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इस केस में फाई का वैल्यू क्या होता है? पाई बाई 2 होता है। इसी के आधार पर हम ये भी चीज निकाल सकते हैं कि पार्टिकल को बेसिकली एक जगह से दूसरे जगह तक जाने में कितना समय लगेगा। और ये मान लीजिए मीन पोजीशन ऑफ ऑसिलेशन है, ये x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू प्लस a है, x इक्वल टू माइनस a है। वन ऑसिलेशन का मतलब हुआ O से C, C से O, O से D, D से O, और इसमें जो पूरा समय लगता है उसको टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कहते हैं। इसलिए x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू प्लस a तक पहुंचने में जो समय लगेगा दैट टाइम t1 इक्वल टू t by 4
लेकिन x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a/2 तक जाने में जो समय लगता है दिस इज t/12, और x इक्वल टू a/2 से x इक्वल टू प्लस a तक जाने में जो समय लगता है दिस इज t/6। मतलब आप देखिए कि शुरुआत का हाफ डिस्प्लेसमेंट करने में जो समय लगता है उसका डबल टाइम लगता है अगला हाफ डिस्प्लेसमेंट करने में। और वैसा होना भी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के तरफ पार्टिकल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बेसिकली वेलोसिटी कम होता जाता है, जिसके कारण अगला जो हाफ डिस्प्लेसमेंट है उसको करने में जो समय लगेगा वो डबल लगेगा। अब इसी में अगर हम एक चीज और देखें कि अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि दो पार्टिकल है, कोई भी, ये मान लीजिए सी है, ये डी है, ये ओ है। एक पार्टिकल मान लीजिए इधर की तरफ जा रहा है और दूसरा पार्टिकल लौट रहा है, तो कहां पर या कितने समय के बाद ये एक दूसरे को क्रॉस करेगा? तो ऐसे क्वेश्चन में ऑलरेडी हम लोग इस पर क्वेश्चन किए भी थे कि ये मेन पोजीशन है, एक पार्टिकल यहाँ पर है, इसको 1 कह दीजिए, दूसरा पार्टिकल यहाँ पर है, दोनों क्रॉस करेगा, लेकिन शुरुआत में जो दोनों के बीच का एंगुलर सेपरेशन है जो कि 90 डिग्री है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। पार्टिकल चाहे जितना भी समय तक ऑसिलेट करता रहे, एंगुलर जो सेपरेशन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और कुछ समय के बाद ये 1 यहाँ पर आ गया, 2 यहाँ पर आ गया, तो अब भी जो एंगुलर सेपरेशन है वो 90 डिग्री ही होगा। तो नेचुरल है कि ये एंगल π/4 होगा, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से चलते हुए π/4 एंगल घूमने में जितना समय लगेगा उतना ही समय तो पार्टिकल को क्रॉस करने में लगेगा। एंड दिस ओमेगा टी इक्वल टू π/4, एंड दिस इज 2π/t इंटू टी π/4, या इसी को टी कह सकते हैं t/8 के बराबर। इसको नोट कर लीजिए। सर फॉन्ट साइज बढ़ाने को बोल रहे हैं बच्चे, बहुत छोटा दिख रहा बोल रहे हैं। ठीक।
हो गया। अब हम इसी में अगर बात करें वेलोसिटी इन एसएचएम का, तो उस कंडीशन में वेलोसिटी इन एसएचएम, तो एक चीज क्लियर है कि जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अगर इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर दें तो वेलोसिटी आ जाएगा, एंड दिस इज v इक्वल टू dx बाय dt, एंड दिस इज a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइव। मतलब कि वेलोसिटी जो समय के साथ बदलता है उसका जनरल एक्सप्रेशन कह सकते हैं कि दिस इज v इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइव, और इसमें ये a ओमेगा मैक्सिमम वेलोसिटी है, मतलब कि v मैक्स आप बोल सकते हैं दिस इज a ओमेगा एंड दिस इज 2 पाई a बाई t। लेकिन अगर हम वेलोसिटी ही चाहते हैं, लेकिन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम नहीं बल्कि एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन अगर देखना चाहते हैं, तो इस cos ओमेगा t प्लस फाइव को हम हटा देंगे और ये हो जाएगा a ओमेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाइव, और इसमें अगर वैल्यू रख दें तो a ओमेगा तो ठीक है, दिस इज 1 माइनस एक्स बाय ए का होल स्क्वायर एंड दिस इज ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब वेलोसिटी इस ढंग से बदलता है। और अगर हम इसी को ग्राफिकली देखें कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन x कैसे वेरी करता है, तो उसको देखने के लिए अगर स्क्वायर कर दें ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसी को लिख सकते हैं v स्क्वायर बाय ओमेगा ए का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और ये जो इक्वेशन है वो एलिप्स का है, और ऑब्वियस है कि एलिप्स किस ढंग से ओरिएंटेड होगा, कौन सेमी मेजर एक्सिस होगा, कौन सेमी माइनर एक्सिस होगा, ये तो डिपेंड करेगा ओमेगा पर। और अगर हम इसी में केस 1 कह दें कि ओमेगा इज लेस देन 1, तो ऐसे स्थिति में ये x है, ये v है, एंड द ग्राफ विल बी लाइक दिस। ये x इक्वल टू प्लस a, x इक्वल टू माइनस a, ये हो जाएगा ओमेगा a, और ये हो जाएगा माइनस ओमेगा a। लेकिन अगर इसी में हम कह दें कि ओमेगा इज ग्रेटर देन 1 है, तो ये वैल्यू ज्यादा होगा और ग्राफ विल बी लाइक दिस। ये v है और ये x है, ऑब्वियस है, ये प्लस a है, यहाँ माइनस a है, ये प्लस ओमेगा a है, ये माइनस ओमेगा a है। और इसी में केस 3 का अगर बात कर दें कि अगर ओमेगा का वैल्यू 1 हो, तो ऐसे स्थिति में ये तो कुछ नहीं बल्कि सर्कल होगा, एंड दिस इज x, दिस इज v। ऑब्वियस है कि यहाँ पर ये हो जाएगा ओमेगा a माइनस ओमेगा a, और ये हो जाएगा प्लस a, यहाँ पर माइनस a। तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन किस ढंग से वेरी करता है उसको हम इक्वेशन वाइज भी देख लिए और ग्राफ वाइज भी देख लिए। अब इसी में बात अगर करें
एक्सेलरेशन का, तो नेचुरल है कि एक्सेलरेशन इन एसएचएम का अगर बात करें तो वेलोसिटी हमको पहले से पता है, दिस इज ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, एंड दिस इज डीवी बाई डी टी, and this is minus omega square a sin omega t plus 5। टाइम के रूप में तो एक्सेलरेशन इस ढंग से वेरी करता है, लेकिन ये एक्सेलरेशन पोजीशन के रूप में इसको लिख सकते हैं, sin ओमेगा t प्लस 5 इज x। और ऑब्वियस है अगर हम यहाँ पर x और a का ग्राफ खींचें तो ये ग्राफ इस ढंग से होगा, एंड दिस एंगल इज थीटा एंड tan थीटा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर। मतलब कि ग्राफ अगर दिया हुआ हो तो हम टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको ओमेगा मिल जाएगा। नोट कर लीजिए। हो गया।
जल्दी से नोट कर लो। अब अगर हम बात करें एनर्जी इन एसएचएम का, तो ऑब्वियस है कि सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी का बात अगर करें तो दिस इज हाफ एम वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर होता है ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का अगर बात करें तो दिस इज यू मिनिमम प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी चूंकि रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर हम रेफरेंस मीन पोजीशन को ही ले लें तो उस कंडीशन में यू मिनिमम 0 हो जाएगा, और यू मिनिमम अगर 0 हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा दिस इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसलिए टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और इसी को लिख सकते हैं दिस इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और हम देख रहे हैं कि जो टोटल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल है that remains constant and that is independent of the position of the particle। मतलब पार्टिकल चाहे जहां पर भी रहे उसका पोटेंशियल एनर्जी बदलेगा, काइनेटिक एनर्जी पोजीशन के साथ बदलेगा, लेकिन जो टोटल एनर्जी है दैट विल रिमेन कांस्टेंट। और ऐसे स्थिति में अगर ग्राफ देखें, अगर हम ग्राफ देखते हैं कि ग्राफिकली ये कैसे वेरी करता है, तो ये एक्स हो गया, ये एनर्जी है। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का बात करें तो ये पोटेंशियल एनर्जी इस ढंग से पैराबोलिक वे में वेरी करेगा, x इक्वल टू माइनस ए एंड x इक्वल टू प्लस ए। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का। अगर काइनेटिक एनर्जी का बात करें तो वो भी पैराबोला ही है, लेकिन इन्वर्टेड पैराबोला है। इसलिए इस ढंग से हम दिखा सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी किस ढंग से वेरी कर रहा है, और x इक्वल टू 0 पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, मतलब 0 है। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, और टोटल एनर्जी तो हमेशा कांस्टेंट ही है। तो ये टोटल एनर्जी है, और इसमें एक चीज और हमको दिख रहा है, वो ये कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ एक दूसरे को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, और जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगा उस जगह पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू सेम होगा।
और वो कहां पर होगा उसको हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी and this is half m omega square a square minus x square and this is half m omega square x square और इसी को लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर इसलिए x इक्वल टू प्लस माइनस a/√2 मतलब ये कि ये जो पोजीशन है जहां पर कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सेम है दैट इज प्लस a/√2 एंड माइनस a/√2 यही तो है। पहले इसको नोट कर लीजिए फिर और बात करते हैं। हो जाएगा तो बता दीजिएगा। अब इसी में अगर हम बात करें सिंपल पेंडुलम का, सिंपल पेंडुलम का अगर बात करते हैं तो एक स्ट्रिंग से एक पार्टिकल को इस ढंग से सस्पेंड कर देते हैं और ये ऑसिलेट करता है। इसी अरेंजमेंट को तो हम सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। और यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड होता है सिंपल पेंडुलम के केस में, अगर एंगुलर एम्पलीट्यूड वर्ड यूज करता है तो आप सोचिएगा ये थीटा नॉट,
अगर एंगुलर एम्पलीट्यूड वर्ड यूज नहीं भी करता है और सिंपल पेंडुलम का एम्पलीट्यूड बोलता है, तब भी उसका मतलब यही एंगुलर ही है। अब इसमें टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हम जानते हैं, दिस इज 2 पाई अंडर रूट L/G। और ये बात क्लियर है कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन दो बात से इंडिपेंडेंट होता है। एक तो कि मास ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल क्या है, और दूसरा ये कि एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या है। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन से इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ द पेंडुलम। जैसे जैसे लेंथ ऑफ द पेंडुलम बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ता चला जाएगा। और टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन अगर बढ़ा तो इसका सीधा मतलब है कि पेंडुलम क्लॉक जो है वो स्लो हो जाएगा। पेंडुलम क्लॉक स्लो हो जाएगा। इसीलिए अगर मान लीजिए यहाँ पर ये स्ट्रिंग के बदले वायर यूज करें, तो वायर का अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पेंडुलम क्लॉक स्लो हो जाएगा। अगर हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो पेंडुलम क्लॉक जो है वो फास्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो डायरेक्ट फॉर्मूला है ये तो सिर्फ तब वैलिड है जब लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज वेरी स्मॉल रिलेटिव टू द रेडियस ऑफ अर्थ। लेकिन अगर लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज कंपेरेबल विद द रेडियस ऑफ अर्थ, तो जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, दिस इज 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 1/L प्लस 1/R। यहाँ पर R है रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। और यही कारण है कि अगर लेंथ ऑफ द पेंडुलम बहुत ज्यादा हो जाए, कब कहिए आप इन्फिनिटी हो जाए, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन्फिनिटी नहीं होता है। इसी में लिख सकते हैं इफ L टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो टाइम पीरियड हो जाता है 2 पाई अंडर रूट R/G, और ये लगभग 84 मिनट होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, तो ये हो जाता है अंडर रूट R/2G, और ये लगभग 60 मिनट होता है। लेकिन ये बात कब वैलिड है? जब लेंथ ऑफ द पेंडुलम is not small, that is comparable with the radius of earth। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो उस कंडीशन में एक तीसरा बात ये भी है कि जो टाइम पीरियड है दैट इज इनवर्सली रिलेटेड विथ द इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जैसे जैसे बदलता जाएगा, वैसे वैसे टाइम पीरियड भी बदलता जाएगा। इसीलिए अगर हम किसी पेंडुलम को लिफ्ट में रख दें और लिफ्ट मान लीजिए ऊपर के तरफ एक्सेलरेट कर रहा हो, तो mg नीचे है, वैसे ही ma0 नीचे है, और mg डैश इक्वल टू इफेक्टिव वेट ma0, mg डैश इक्वल टू g प्लस a0। g के बदले g प्लस a0 हो जाएगा अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है, अगर लिफ्ट नीचे जा रहा है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। और इसी में अगर हम कहते हैं कि एक कार में पेंडुलम सस्पेंडेड है,
एक कार में ये पेंडुलम सस्पेंडेड है एंड कार इज एक्सेलरेटिंग इन राइट डायरेक्शन, तो ऐसे स्थिति में इफेक्टिव वेट mg नीचे स्यूडो फोर्स ma0, इसलिए इफेक्टिव वेट हो जाएगा दिस इज अंडर रूट ऑफ mg का स्क्वायर प्लस ma0 का स्क्वायर, इसलिए g डबल डैश इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस a0 स्क्वायर, इसलिए टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट L बाय अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस a0 स्क्वायर। इतना ही नहीं, अगर आप जो है किसी पेंडुलम को किसी लिक्विड में सबमर्ज कर देते हैं तो इफेक्टिव वेट हो जाता है वेट माइनस फोर्स ऑफ बॉयंसी एंड जी ट्रिपल डैश इक्वल टू जी 1 माइनस सिग्मा बाय रो। सिग्मा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड और रो है डेंसिटी ऑफ पार्टिकल, और इफेक्टिव जी जैसे ही बदलेगा तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन भी बदल जाएगा। और इस ढंग का चीज आपको डिटेल में कराए हुए भी नोट कर लीजिए। हो गया सबका? हटा दें इसको। अब अगर हम बात करते हैं, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और एक ब्लॉक को इस ढंग से एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर देते हैं
तो ये x इक्वल टू 0 है, ऑब्वियस है कि ये ऑसिलेट करने लगेगा, और इसी अरेंजमेंट को हम स्प्रिंग पेंडुलम कहते हैं। और स्प्रिंग पेंडुलम के केस में दिस इज 2 पाई अंडर रूट m बाई k, मतलब कि जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ g। मतलब ये कि स्प्रिंग पेंडुलम को अगर हम कहीं पर भी लेके जाते हैं तो उस कंडीशन में ना तो ब्लॉक का मास बदलेगा और ना ही स्प्रिंग कांस्टेंट बदलेगा। मतलब कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हर हाल में सेम होगा। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हर हाल में सेम होगा। अब इसी में एक चीज और भी है, और वो ये कि अगर हम इस ढंग से इस स्प्रिंग पेंडुलम पर एक कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स अगर लगा देते हैं, अगर हम एक कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स इस ऑसिलेटिंग ब्लॉक पर अगर लगा दें तो उस कंडीशन में जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है वो सेम रहेगा। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन में शिफ्टिंग हो जाएगा, एंड दिस शिफ्टिंग is equal to the amplitude of oscillation of the oscillating body, और यही एम्पलीट्यूड के बराबर होता है। मतलब जो हमको दिमाग में रखना है वो ये कि जब भी हम किसी ऑसिलेटिंग बॉडी पर एक कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स along the line of oscillation लगाते हैं तो ऐसी स्थिति में टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उसमें शिफ्टिंग हो जाता है, एंड दिस शिफ्टिंग इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज इक्वल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द बॉडी। अब बात एक चीज ये भी है कि जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है वो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट पर डिपेंड करेगा। और जैसे जैसे मान लीजिए मोर देन वन स्प्रिंग है तो इसमें दो केस आप कह सकते हैं, बल्कि तीन केस कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि दो या दो से अधिक स्प्रिंग्स इस ढंग से सीरीज में कनेक्टेड होता है, इसके स्प्रिंग कांस्टेंट को K1, इसके स्प्रिंग कांस्टेंट को K2, तो जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट है दिस इज K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, इसलिए जो टाइम पीरियड हो जाएगा दिस इज 2 पाई अंडर रूट m बाई KE, यहाँ KE है इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट। लेकिन अगर अब हम यहाँ पर ब्लॉक को दो स्प्रिंग से ही कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इस ढंग से पैरेलल वे में अगर कनेक्ट कर रहे हैं, एक ये है और दूसरा ये है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका K2, तो जो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाता है दिस इज K1 प्लस K2, और यहाँ पर टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m अपॉन अगेन KE, लेकिन यहाँ KE के जगह हो जाएगा K1 प्लस K2। और इसी में एक चीज और अगर देखें कि मान लीजिए दो स्प्रिंग ही है, लेकिन इस बार देख करके पता नहीं चलेगा कि सीरीज में है या पैरेलल में है। इस ढंग से एक स्प्रिंग है, एक दूसरा स्प्रिंग ये है, ये K1 है, ये K2 है, मास m है, तो ऐसे स्थिति में जो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट होता है दिस इज K1 प्लस K2,
और इस ब्लॉक का जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हो जाएगा, दिस इज m/k1 प्लस k2। मतलब कि, लेकिन ये बात सिर्फ ये स्प्रिंग्स के सीरीज और पैरेलल वाली बात सिर्फ तभी होगा जब स्प्रिंग्स जो कनेक्टेड हो, दैट इज along द लाइन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द स्प्रिंग। लेकिन अगर स्प्रिंग्स along द लाइन ऑफ ऑसिलेशन अगर कनेक्टेड नहीं है, तो ऐसे स्थिति में आप कुछ भी नहीं बोल सकते कि सीरीज में है या पैरेलल में है। जैसे एक अरेंजमेंट देखिए कि एक स्प्रिंग ये है, एक दूसरा स्प्रिंग ये है, और एक तीसरा स्प्रिंग ये है, और ये तीनों स्प्रिंग आइडेंटिकल है। स्प्रिंग कांस्टेंट के है और यहाँ पर एक पार्टिकल m मास का कनेक्ट कर दिए हैं। दिस एंगल इज 45 डिग्री। अगर इसमें हम आपसे पूछते हैं कि भाई इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल बताइए, तो जितना भी फॉर्मूला है वो सब यहाँ पर फेल हो गया, क्योंकि ये स्प्रिंग्स along the line of oscillation connected नहीं। अगर along the line of oscillation connected होता तो उस कंडीशन में, सही बोल रहा है, उस कंडीशन में हम सीरीज पैरेलल सोच भी सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम ऐसा कुछ नहीं सोच सकते। और ऐसे स्थिति में हम जानते हैं कि अगर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना हो तो 4 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते हैं, और उस 4 स्टेप प्रोसेस में पहला स्टेप है कि एनालाइज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, वो तो सब नेचुरल लेंथ पर है। दूसरा है रीस्टोरिंग फोर्स लिखना इन डिस्प्लेस्ड पोजीशन, तो इसको डिस्प्लेस कर दिए तो इस स्प्रिंग का कंप्रेशन हुआ है, तो एक तो KY इधर की तरफ लगा, साथ साथ में इसका इलोंगेशन हो गया y डैश, तो KY डैश दोनों का रिजल्टेंट इधर की तरफ, एंड दिस इज √2 KY डैश। इसलिए जो टोटल रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, दिस इज KY प्लस √2 KY डैश। लेकिन बात इसमें यह है कि SHM का डिस्प्लेसमेंट कौन है, y या y डैश? तो चूंकि हम इस पार्टिकल को y से डिस्प्लेस किए हैं, तो और पार्टिकल को डिस्प्लेस किए हैं और पार्टिकल को ही ऑसिलेट करना है, इसलिए SHM का डिस्प्लेसमेंट हो गया y, मतलब y डैश को हमको हटाना पड़ेगा। और y डैश को हटाने के लिए आप देखिए cos 45 डिग्री इक्वल टू y डैश बाय y, इसलिए y डैश इक्वल टू y बाय √2, और यहाँ पर अगर हम रखते हैं तो दिस इज KY प्लस √2 k y बाय √2, एंड दिस इज -2 KY, इसलिए एक्सेलरेशन इज F बाय m -2 k बाय m इंटू y। A is directly proportional to -y, इसलिए टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√m/2k। अगर स्प्रिंग्स along the line of oscillation arranged नहीं हो, तो हमारा जो भी सीरीज पैरेलल वाला फॉर्मूला है वो सब फेल हो जाता है। ऐसे स्थिति में टाइम पीरियड निकालने के लिए हमको वही 4 स्टेप प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, जो कि आप जानते हैं। उसमें पहला स्टेप है एनालाइज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, दूसरा स्टेप है रीस्टोरिंग फोर्स या रीस्टोरिंग टॉर्क इन डिस्प्लेस्ड पोजीशन, तीसरा है एक्सेलरेशन निकालना, और चौथा है टाइम पीरियड निकालना। यही तो है, नोट कर लीजिए।
हो गया। अब हम बात करते हैं फिजिकल पेंडुलम। फिजिकल पेंडुलम या इसी को हम कंपाउंड पेंडुलम भी बोलते हैं। और ये क्या होता है? किसी भी शेप और साइज के रिजिड बॉडी को अगर वर्टिकल प्लेन में हम सस्पेंड कर दें तो ऐसे स्थिति में ये बॉडी इस ढंग से ऑसिलेट करने लग जाता है और इस स्थिति में यही रिजिड बॉडी एक पेंडुलम के तरह काम करता है, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल पेंडुलम या कंपाउंड पेंडुलम। और इसका जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है, दिस इज 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन mgl। इसमें आई याद रखना है कि दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। और ये जो L है, दिस इज द सेपरेशन, this is the separation between point of suspension and center of mass। लेकिन अगर हम इसी में एक चीज और देख लें कि अगर मान लीजिए हम बॉडी को सेंटर ऑफ मास पर ही अगर सस्पेंड कर दें, अगर हम बॉडी को सेंटर ऑफ मास पर ही अगर सस्पेंड कर दें तो L का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। और L का वैल्यू 0 हो गया तो टाइम पीरियड इंफिनिटी हो जाएगा। अगर हम इस बॉडी को सेंटर ऑफ मास से बहुत लार्ज डिस्टेंस पर अगर सस्पेंड करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बिकम वेरी वेरी लार्ज और अगेन टाइम पीरियड अगेन इंफिनिटी हो जाएगा। मतलब कि सेंटर ऑफ मास पर सस्पेंड किए तो टाइम पीरियड इंफिनिटी, बहुत लार्ज डिस्टेंस पर भी सस्पेंड किए तब भी टाइम पीरियड इंफिनिटी। इसका मतलब ये है कि सेंटर ऑफ मास से जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कम होता चला जाएगा और एक पर्टिकुलर पोजीशन पर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मिनिमम होगा। और वो कहां पर होगा हम उसको निकाल सकते हैं और उसके बाद और डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फिर और बढ़ेगा। इसलिए अगर अब हम यहाँ पर इसके विषय में बात करें कि सेंटर ऑफ मास से मान लीजिए ये डिस्टेंस x पर हम बॉडी को सस्पेंड किए हैं तो ऐसे स्थिति में जो टाइम पीरियड हो जाएगा, दिस इज 2 पाई, दिस इज I नॉट प्लस mx स्क्वायर अपॉन mgx। I नॉट हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास और इसी को लिख सकते हैं mk स्क्वायर। और ये ध्यान रखना है
कि के है रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, इसीलिए के का वैल्यू r/√2 होता है डिस्क के लिए, और अगर हम रॉड का बात करें तो यही होता है L/2√3 रॉड के लिए। कैसे है, क्लियर है? mr²/2 इक्वल टू mk², के निकल जाएगा, ml²/12 इक्वल टू mk², के निकल जाएगा। और अगर अब हम इसी को यहाँ पर देखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 2π√k² + x² अपॉन gx, and t is minimum when dt/dx इक्वल टू 0, और इससे जो x का वैल्यू आता है वो प्लस माइनस के आता है। मतलब कि हम बॉडी को कहां पर सस्पेंड करें, सेंटर ऑफ मास से कितने डिस्टेंस पर सस्पेंड करें, जिससे कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मिनिमम होगा, तो दैट वैल्यू इज प्लस माइनस के। इसलिए डिस्क के केस में के का वैल्यू r/√2 है। मतलब कहां पर हम सस्पेंड करें, तो सेंटर से r/√2 के डिस्टेंस पर अगर सस्पेंड करेंगे तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मिनिमम होगा। रॉड को अगर सस्पेंड करना है तो कहां पर सस्पेंड करें जिससे कि टाइम पीरियड मिनिमम होगा, दैट इज L/2√3। वैसे ही लिख सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम इस x का वैल्यू रख दें तो मिनिमम टाइम पीरियड हो जाएगा, एंड दिस इज √2k/g। मतलब कि मिनिमम टाइम पीरियड भी लिख सकते हैं। अब बात एक और भी है कि अगर हम इसी में ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो ये x है, ये टाइम पीरियड है, और इस ढंग से ये टाइम पीरियड एज ए फंक्शन ऑफ x ग्राफ इस ढंग से बदलेगा। ये x इक्वल टू प्लस के पर टाइम पीरियड मिनिमम है, x इक्वल टू माइनस के पर टाइम पीरियड मिनिमम है। लेकिन एक चीज आप देखिए कि किसी बॉडी के अंदर या बाहर एक ही लाइन पर 4 ऐसा पॉइंट है जहां पर कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन सेम होगा, जहां पर कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, सेम होगा। इस लाइन पर 4 ऐसा पॉइंट हमको मिल सकता है जहां पर कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन सेम होगा, और एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। आप इसको इसके नीचे अगर निगेटिव कहते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, इस पॉइंट को 1 2 3 4 अगर कहें तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। अदरवाइज ऐसे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है जहां पर कि अगर बॉडी को सस्पेंड करें तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन सेम होगा। नोट कर लीजिए। संजय, संजय, होस्ट पर कौन है?
हो जाएगा तो बता दीजिएगा। सर क्वेश्चंस बता दीजिएगा क्या थी। कहाँ था, अभी तो हम चिल्ला रहे थे। सर यही था ना। कोई क्वेश्चन नहीं कराया आज।